साल था 2026, फरवरी का महीना, और दुनिया एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ी थी जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी मिसाइलों के धमाकों से तो शुरू होती है, पर इसका असली खेल उन फाइलों में छिपा था जिन पर किसी की नजर ही नहीं गई। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया को मिलने वाली तेल की सप्लाई का 5वां हिस्सा रातों रात बस गायब हो जाए। 2 मार्च 2026 को ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं रहा, ये एक कड़वी सच्चाई बन गया। तो पहली नज़र में तो इस संकट की वजह बिल्कुल साफ दिख रही थी, एक बहुत बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मामला देखिए कितनी तेजी से बिगड़ा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। ईरान पर लगभग 900 हमले किए गए और उसी दिन एक बहुत बड़ी खबर आई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई एक हमले में मारे गए। अब जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठने वाला था। उन्होंने फौरन जवाबी कार्रवाई की और 2 मार्च आते आते दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने का ऐलान कर दिया। देखिए, ये कोई मामूली हमला नहीं था। इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक, जिसका सीधा मकसद होता है किसी देश की लीडरशिप को ही जड़ से खत्म कर देना। और हुआ भी वही। सुप्रीम लीडर खामेनेई तो मारे ही गए, साथ में ईरान के रक्षा मंत्री, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर और कई दूसरे बड़े मिलिट्री अधिकारी भी। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी इस हमले का शिकार हुए। और इस पूरे मिलिट्री एक्शन का जो असर था वो आम लोगों के लिए बहुत ही भयानक साबित हुआ। सिर्फ पहले 4 दिनों में ही ईरान के 121 शहरों में हुए हमलों में 787 लोगों की जानें चली गई। यहाँ तक तो सब कुछ खबरों में था, मिसाइलें, हमले, मौतें। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये पूरी मिलिट्री कार्रवाई सिर्फ एक पर्दा था और असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। देखिए, हम सब ने मिलिट्री ब्लॉकेड के बारे में सुना है ना? जहां जंगी जहाज और माइन बिछाकर कोई रास्ता बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहां जो हुआ वो कुछ और ही था। उसे कहते हैं एक्चुरियल ब्लॉकेड। मतलब एक ऐसी घेराबंदी जो हथियारों से नहीं बल्कि रिस्क कैलकुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और इंश्योरेंस वापस लेने से की गई थी। और इस पूरी अदृश्य घेराबंदी के पीछे जो खिलाड़ी थे वो थे P&I क्लब्स। अब ये क्या है, आसान भाषा में समझिए। ये शिप ओनर्स के अपने इंश्योरेंस ग्रुप्स होते हैं और ये इतने ताकतवर हैं कि दुनिया के 90% कमर्शियल जहाज़ों का बीमा इन्हीं के पास है। मतलब इनके बिना कोई भी जहाज समुंदर में उतर ही नहीं सकता। तो फिर ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। स्टेप 1, दुनिया के 7 सबसे बड़े P&I क्लब्स को लगा कि खाड़ी में अब रिस्क इतना ज्यादा है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। स्टेप 2, उन्होंने फौरन 72 घंटे का नोटिस जारी किया और उस पूरे इलाके के लिए साले वॉर रिस्क इंश्योरेंस को कैंसिल कर दिया। स्टेप 3, अब सोचिए, बिना इंश्योरेंस के जहाज़ों का क्या होगा? वो किसी पोर्ट में घुस नहीं सकते, उन्हें कोई फाइनेंस नहीं करेगा, वो एकदम बेकार हो गए। और नतीजा? स्टेप 4, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अपने आप बंद हो गया, किसी तोप या मिसाइल से नहीं बल्कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट के फैसले से। शनाका एंसलिम परेरा ने अपनी किताब द इनविजिबल सीज में इस बात को बहुत खूबसूरती से लिखा है। वो कहते हैं, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चोक पॉइंट बल से बंद नहीं हुआ है, ये स्प्रेडशीट से बंद हुआ है। ये एक लाइन इस पूरे संकट की कहानी बयां कर देती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि असली खेल क्या था, चलिए देखते हैं कि इस अदृश्य घेराबंदी का भारत जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, जो तेल के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत की तेल पर निर्भरता को समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। हम अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं और उसमें से भी 40% से ज्यादा तेल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर आता है। मतलब साफ है, वहां जरा सी भी गड़बड़ मतलब सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी पर हमला। और इसका असर कहाँ होता है? सीधा आम आदमी की जेब पर। ये टेबल देखिए, अगर कच्चे तेल की कीमत सिर्फ $10 भी बढ़ती है तो पेट्रोल का दाम ₹5.5 और डीजल का दाम ₹5 से भी ज्यादा बढ़ सकता है। और जरा सोचिए, अगर ये $40 बढ़ जाए तो पेट्रोल ₹22 लीटर तक महंगा हो सकता है। ये बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मामला सिर्फ पैसे और इकोनॉमी का नहीं था, ये 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगियों का भी सवाल था। खाड़ी के देशों में काम करने वाले करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक इस संकट के बीचों बीच फंस गए थे
और उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। तो भारत सरकार की तरफ से जो आधिकारिक चिंताएं जताई गईं, वो बिल्कुल साफ थीं। पहली और सबसे बड़ी चिंता उस इलाके में मौजूद 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और सलामती। दूसरी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर नतीजे। और तीसरी, ट्रेड और एनर्जी सप्लाई चेन में किसी भी तरह की रुकावट को रोकना और किसी भी कमर्शियल शिप पर हमले का कड़ा विरोध करना। और अब हम इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। ये समझने के लिए कि ये संकट इतना खतरनाक क्यों था, हमें 2 अलग-अलग टाइमलाइंस को एक साथ देखना होगा। एक तरफ थी वो टाइमलाइन जो दुनिया को बताई जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा था कि यह पूरा मिलिट्री एक्शन शायद 4 से 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के बाजार इसी उम्मीद पर चल रहे थे। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। देखिए, मिलिट्री टाइमलाइन क्या थी? मान लीजिए 4 से 8 हफ्ते लड़ाई खत्म हो जाती, पर एक और टाइमलाइन थी, एक्चुअल टाइमलाइन, और वो थी 6 से 18 महीने की। जी हाँ, इतना वक्त लगता इंश्योरेंस मार्केट्स को वापस अपने रिस्क मॉडल बनाने में, कवरेज फिर से शुरू करने में और ग्लोबल शिपिंग को नॉर्मल करने में। और यही वो कड़वी सच्चाई थी जिसे पूरी दुनिया देख ही नहीं पा रही थी। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में असली ताकत किसके हाथ में है? मिसाइल चलाने वालों के हाथ में या स्प्रेडशीट चलाने वालों के हाथ में?